बताओ लास्ट क्लास में कहाँ तक किए थे हम लोग? सर पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में रिलेटिव आरएलवीपी बता रहे थे ना? यस सर, उसमें सर बताए थे एक एक पार्ट छूटा हुआ था। अच्छा, उसमें बस एक मेथड बताना था, एक और एक्सपेरिमेंटल मेथड है जिसको ऑसवाल्ड वॉकर मेथड बोला जाता है। ठीक है, ऑसवाल्ड वॉकर मेथड। ये एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है टू मेजर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो इसमें होता क्या है, जैसे इस टाइप का ये सेटअप है, जैसे देखो ये जो है टोटल यहाँ पे देखोगे इस टाइप से। चार यहाँ पे ऐसे ये अटैच्ड होंगे, बल्ब्स इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, एक मिनट रुको। एक और होगा यहाँ पर। ठीक है, दिख रहा है ना स्क्रीन? यस सर। तो ये कुछ इस टाइप का सेटअप रहता है। ठीक है, ये दोनों जो है, पहला दो जो है, ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ से गया, ये आपस में ये इंटरकनेक्टेड है। फिर यहाँ से निकला, इससे कनेक्टेड है। ये सारे बल्ब्स जो है आपस में इंटरकनेक्टेड है। फिर इसको, ये लास्ट वाले को जो है ना, कनेक्ट कर दिया जाता है एक ट्यूब से, जिसको गार्ड ट्यूब बोला जाता है, जिसके अंदर एक होगा, ये इस टाइप का रहता है, यू शेप्ड ट्यूब है। ठीक है, और इस यू शेप ट्यूब में क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो कि मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जैसे हम लोग बहुत सारा लेते हैं, एनहाइड्रस CaCl2 ले लेते हैं, है ना। एनहाइड्रस Cl2 किसकी तरह बिहेव करेगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ये। तो यहाँ पे एक्चुअली देखो, और यहाँ पे पहले वाले सेटअप से यहाँ पे, यहाँ से ड्राई एयर पास किया जाता है, बिल्कुल ड्राई एयर। ठीक है, उसमें थोड़ा भी मॉइस्चर नहीं रहेगा। इसमें पहला दो जो बल्ब दिख रहा है यहाँ पे, फर्स्ट टू बल्ब्स में रहेगा क्या, हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, फर्स्ट टू बल्ब ये सॉल्यूशन का बल्ब है। उसके बाद नेक्स्ट टू बल्ब्स में रहता है, ये प्योर सॉल्वेंट के बल्ब्स हैं, प्योर सॉल्वेंट के बल्ब्स हैं।
तो ये कुछ ऐसा ऑसवाल्ड वॉकर का ये सेटअप है। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है कि जैसे यहाँ से ड्राई एयर पास करोगे, तो ड्राई एयर पास करोगे, ये सॉल्यूशन वाले बल्ब से जैसे ही जाएगा तो ये कुछ ना कुछ इसका वेपर होगा यहाँ पे। ये जनरली एक्वा सॉल्यूशन के लिए परफॉर्म किया गया है। ठीक है, सॉलिड सॉल्यूट का एक्वा सॉल्यूशन के लिए। तो ऑब्वियसली यहाँ पे देखोगे कुछ ना कुछ वेपर प्रेजेंट होगा ना, वेपर में मॉइस्चर आएगा, एक्वा सॉल्यूशन है तो कुछ ना कुछ वो मॉइस्चर के फॉर्म में रहेगा, ऊपर में गैस वेपर फॉर्म में रहेगा, तो वो ड्राई एयर जो है उसको एब्जॉर्ब करेगा, फिर इससे गया दूसरे वाले सॉल्यूशन से, फिर यहाँ पे भी थोड़ा सा मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा। उसके बाद जब वो प्योर सॉल्वेंट से पास होगा, तो प्योर सॉल्वेंट में सिर्फ उसको वेपर फेज में क्या मिलेंगे, और ज्यादा वाटर, वेपर फॉर्म में और ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, और ज्यादा मॉइस्चर मिलेगा, तो वहां से और भी ज्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके पूरा फुल्ली सैचुरेट हो जाएगा। और यहाँ से जो फुल्ली सैचुरेटेड एयर है, ठीक है, फुल्ली सैचुरेटेड एयर ये यहाँ से पास करेगा, लास्ट वाले ट्यूब से निकलेगा, और फिर जब ये, इसको गार्ड ट्यूब बोलते हैं, जब ये गार्ड ट्यूब से पास करेगा तो यहाँ पे क्या है, एनहाइड्रस CaCl2 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, जो कि जो सारा मॉइस्चर उन सभी को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये करने का मतलब क्या हो कि हम लोग यहाँ पे, और इसको फिर ये सारे ट्यूब को फिर हम लोग वे करते हैं, जैसे सबका वेट मेजर करोगे किया जाता है। ठीक है, तो सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इन दोनों के बल्ब में जितना लॉस इन मास हुआ होगा, ठीक है, टोटल लॉस इन मास जितना सॉल्यूशन और सॉल्वेंट वाले बल्ब में हुआ होगा, दैट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, गेन इन मास ऑफ किसका, ये गार्ड ट्यूब का होगा। बोलो, हेलो, 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 यस सर। आवाज आ रहा है क्या? यस सर। तो हम ये पूछ रहे हैं यहाँ पे, ये बता रहे हैं कि सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इनके बल्ब में जितना लॉस हुआ होगा मास का, मॉइस्चर वो एब्जॉर्ब कर रहा है एयर, तो ऑब्वियसली इसके मास में लॉस आएगा या नहीं। यस सर। तो इन सभी का टोटल लॉस इन मास जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, गेन इन मास ऑफ गार्ड ट्यूब होगा, क्योंकि लास्ट में अल्टीमेटली जब फुल्ली सैचुरेटेड एयर इससे पास हो रहा है, तो वो जितना भी मॉइस्चर एब्जॉर्ब किया था इधर से सॉल्वेंट और सॉल्यूशन बल्ब से, वो सारा यहाँ पे क्या हो जा रहा है, एनहाइड्रस CaCl2 डिहाइड्रेटिंग एजेंट उन सभी मॉइस्चर को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। यस सर। तो वहां पे ये टोटल लॉस इन मास इधर जितना हुआ होगा, दैट विल बी इक्वल टू गेन इन मास ऑफ गार्ड ट्यूब्स। ठीक है, इसको जब फाइनली हम लोग वे करते हैं तो डिफरेंस आता है, डिफरेंस इन मास, वो हम लोग इक्वेट करते हैं। तो उससे RLVP कैसे निकलता है, तो देखो यहाँ पे बोला गया है कि फर्स्ट वाले केस में अगर हम लोग देखें सॉल्यूशन बल्ब में, तो यहाँ पे ये देखा गया है कि लॉस इन मास जो होता है ना, लॉस इन मास इन सॉल्यूशन बल्ब, तो सॉल्यूशन बल्ब में लॉस इन मास कितना पाया गया इन द सॉल्यूशन बल्ब, दैट इज प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, लॉस इन मास सॉल्यूशन बल्ब में कितना लॉस इन मास होगा, वो लॉस इन मास किसके इक्वल पाया गया, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पाया गया, कितना उसका वेपर प्रेशर होगा, सॉल्यूशन के ऊपर जितना वेपर प्रेशर होगा उसके अकॉर्डिंग ही सॉल्यूशन में, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होगा सॉल्यूशन में जो लॉस इन मास हो रहा होगा। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट ये देखा गया कि लॉस इन मास इन द सॉल्वेंट बल्ब, सॉल्वेंट बल्ब में जो लॉस इन मास आया ये क्या हुआ, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये हो गया P0 - PS। ये समझ रहे हो, क्योंकि देखो यहाँ पे एक्चुअली अगर हम लोग डायरेक्टली, अगर हम लोग सॉल्यूशन से पास करते हैं, तो डायरेक्टली सिर्फ सॉल्यूशन से पास कर रहे हैं सबसे पहले, तो लॉस इन मास किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर हम लोग डायरेक्टली सॉल्वेंट से ही पास कर देते हैं सबसे पहले, जैसे यहाँ पे मान लो ड्राई एयर हम लोग डायरेक्टली
यहीं यहीं से अगर हम लोग डायरेक्टली हम लोग ड्राई एयर सॉल्वेंट में ही दे देते हैं, तो सॉल्वेंट में अगर ड्राई एयर हम लोग पास करते हैं तो यहाँ पे लॉस इन मास जो होता सॉल्वेंट बल्ब में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता, पी नॉट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है, यहाँ पे वैसा केस नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्वेंट में नहीं आया है। एक्चुअली सॉल्वेंट से पहले जो है वो एयर जो है सॉल्यूशन के ऊपर से पास हो चुका है, तो थोड़ा बहुत यहाँ से ये मॉइस्चर कंटेंट लेके आया है, प्योरली ड्राई एयर सॉल्वेंट में नहीं आया है। समझ रहे हो बात? हेलो, ये बात क्लियर है ना? यस सर। डायरेक्टली जो ड्राई एयर सॉल्वेंट बल्ब्स में जा रहा है वो डायरेक्टली नहीं जा रहा है, वो जो है सॉल्यूशन से पास होते हुए जा रहा है। दो सॉल्यूशन बल्ब से वो पास हुआ है, उसके बाद दो सॉल्वेंट बल्ब में गया है। तो यहाँ पे ये प्योरली ड्राई एयर सॉल्वेंट में नहीं गया। प्योरली अगर ड्राई एयर जाता सॉल्वेंट में तो हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी नॉट लिखते हैं, लेकिन चूंकि वो क्या आया है सॉल्वेंट में जाने से पहले दो सॉल्वेंट बार बल्ब। ये मेथड क्या? से एक बार सॉल्यूशन के लिए एक बार सॉल्वेंट के लिए कर सकते हैं। हाँ, दोनों के लिए। और फिर जब हम लोग इस टाइप का, वो अलग अलग करके नहीं किया था, उसका सेटअप जो था बिल्कुल इसी टाइप का था। तो पहले वो सॉल्यूशन से पास कराया, उसके बाद सॉल्वेंट बल्ब रखा, फिर सॉल्वेंट बल्ब से पास कराया गया। तो जब इस टाइप का सेटअप लिया गया तो लॉस इन मास जो सॉल्वेंट बल्ब में होगा, अगर पहले सॉल्यूशन से पास हो जा रहा है तो वो किसके प्रोपोर्शनल पाया गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस, जो सॉल्यूशन और सॉल्वेंट के बीच का डिफरेंस था वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पाया गया। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट था, लॉस इन मास। तभी तो हम लोग रिलेटिव जो वेपर प्रेशर की बात करेंगे यहाँ पे, ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की जो डिफरेंस है उसी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये पाया गया था। ठीक है, तो ये एक चीज हो गया। उसके बाद नेक्स्ट इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, जब बोला जाएगा कि टोटल लॉस इन मास क्या हो गया। ठीक है, सॉल्यूशन बल्ब में जो लॉस इन मास आया दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्वेंट बल्ब में जो लॉस इन मास आया दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी नॉट माइनस पी एस। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। टोटल लॉस इन मास जब निकाला गया तो टोटल लॉस इन मास में करोगे इन बोथ सेट ऑफ बल्ब्स, तो टोटल लॉस इन मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो टोटल के लिए क्या किया गया, दोनों को ऐड किया गया, पी एस प्लस पी नॉट माइनस पी एस। तो टोटल लॉस इन मास किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी नॉट। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे आया, जब दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल लॉस इन मास इन बोथ सेट ऑफ बल्ब्स दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी नॉट। तो फिर हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे एक और चीज, देयरफॉर total loss in mass of both sets of bulbs is equal to gain in mass of guard tubes। ठीक है, ये सिंपल सा है कि जितना लॉस इन मास होगा, टोटल लॉस इन मास दोनों बल्ब मिला के वो क्या होगा, गेन इन मास ऑफ गार्ड ट्यूब हो जाएगा। इसी को जब हम लोग रिलेट कर देंगे तो देखो वो उस फॉर्म में आ जाएगा हमारा आर एल वीपी के फॉर्म में। तो जब हम लोग रेशियो लेंगे इसका, देखो किसका किसका रेशियो ले रहे हैं हम लोग, पी नॉट माइनस पी एस, जो हमारा आर एल वीपी का फॉर्म था, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट। मतलब इसको लिख सकते हैं पी नॉट माइनस पी एस, ये क्या डिनोट कर रहा है, लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट बल्ब। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट बल्ब्स डिवाइडेड बाय पी नॉट, किसको डिनोट कर रहा है, टोटल लॉस इन मास, टोटल लॉस इन मास इन बोथ सेट्स ऑफ बल्ब्स। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल
पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट, ये लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट बल्ब। बहुत जगह देखोगे ये गेन इन मास के फॉर्म में दिया रहता है, तो गेन इन मास ऑफ, क्योंकि ये दोनों लॉस इन मास ऑफ इन बोथ साइड्स ऑफ बल्ब दैट विल बी इक्वल टू गेन इन मास ऑफ गार्ड ट्यूब्स, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, गेन इन मास ऑफ गार्ड ट्यूब्स। तो दोनों फॉर्म में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, जिस क्वेश्चन में जैसा दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखो, अब इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लोगे, जैसे क्वेश्चन रहेगा उसके अकॉर्डिंग, जैसे एक क्वेश्चन करा देते हैं उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा किस टाइप के जैसे क्वेश्चन रहेंगे इसमें, ठीक है। यस ये सर। लिख लियो ना, पहले इसको लिखो, क्वेश्चन एक करा देते हैं तो उससे आराम से कैसे यूज करना है हमको वो क्लियर हो जाएगा। इसको पहले लिखो, इसको डायरेक्टली क्वेश्चन ही कराते हैं। तो यही एक्चुअली हमारा आरएलवीपी का फॉर्म हो गया, ये जो आया एक्सप्रेशन, इसी को हम लोग रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है इस तरह से, ठीक है, वो तुमको डेटा दिया रहेगा क्वेश्चन में। हो गया, लिख लिए। यस सर। चलो तो एक क्वेश्चन देते हैं, इससे बनाओ। तो क्वेश्चन है, a current of dry air was bubbled through a bulb containing 26.66 gram of an organic compound in 200 gram of water, and finally through a tube containing anhydrous CaCl2, ठीक है। The loss in mass of the bulb containing water was 0.087 gram, and gain in mass of the CaCl2 tube was 2.036 gram। तुमको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है। चलो फाइंड आउट करो, मोलर मास ऑफ द ऑर्गेनिक सब्सटेंस फाइंड आउट करना है।
सर कंटेनर जिसमें बस वाटर है, उसमें वाटर का मास क्या है? दिया हुआ तो है वाटर का मास। सर जिसमें सॉल्यूशन है कंपाउंड का, उसमें मास दिया हुआ है वाटर का। अरे टोटल जो वाटर है, सॉल्वेंट का मास तो वो तो गिवन है हमको ना, 200 ग्राम ऑफ वाटर है। सॉल्वेंट जो है उसका ही मास चाहिए ना हमको, तो सॉल्यूट का मास, टोटल मास है 2666। वो सॉल्यूट का मास है, सॉल्वेंट का मास हमारा 200 ग्राम है। तो कंटेनर का वाटर के साथ उसका तो हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली हमको लॉस इन मास ही गिवन है। लॉस इन मास ऑफ द बल्ब कंटेनिंग वाटर। सर आपका माइक ऑन नहीं है। स्क्रीन दिख रहा है तुम लोगों को? यस सर। ठीक है, करो।
हो गया? हेलो, कैलकुलेशन है, थोड़ा सा कैलकुलेटर यूज कर लेना क्योंकि वैल्यूज हैं थोड़ा। So 53.75. हाँ 53.75 मोलर मास एम ऑफ सॉल्यूट या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है हमारा 53.75 ग्राम। बन गया क्या अरविंद? कर रहे हैं सर। इसमें करना, देखो क्या है, कैलकुलेशन है थोड़ा सा, मतलब आ गया। बता दीजिए सर, गलत आंसर आ रहा है। देखो जैसे आर एल वी पी ये था ना, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट, तो ये किसका इक्वल था? लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट बल्ब, लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट बल्ब्स डिवाइडेड बाय, यहाँ पे गेन, 081 by हाँ गेन इन मास दिया हुआ है क्योंकि हमारा ट्यूब का मास दिया हुआ है, गेन इन मास ऑफ ट्यूब, तो यहाँ पे यही चीज है। या फिर आर एल वी पे इसी को हम लोग किसके इक्वल लिखते हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल लिखते हैं, यही है ना? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ये किसका इक्वल हो जाएगा? लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट बल्ब, ये कितना दिया हुआ है? लॉस इन मास ऑफ बल्ब कंटेनिंग वाटर, यही हमारा सॉल्वेंट बल्ब है, इसके कितना दिया हुआ है? 0.087 ग्राम, डिवाइडेड बाय गेन इन मास ऑफ ट्यूब, तो गेन इन मास ऑफ CaCl2 ट्यूब कितना दिया हुआ है? 2.036, तो 2.036 ग्राम। ठीक है, तो ये इधर हो गया। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल होता है, ये हमको पता है, RLVP। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? मोल्स फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय n ऑफ सॉल्यूट प्लस n ऑफ सॉल्वेंट, ये 0.087 डिवाइडेड बाय 2.036। तो यहाँ देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या आ जाएगा, इसका मास कितना दिया गया है? 26.66 ग्राम दिया गया है। 3 हाँ, बाय मोलर मास by हम लोग molar mass. हाँ बाय मोलर मास कर लोगे जो फाइंड आउट करना है हमको, और इधर भी 26.66 बाय कैपिटल एम, और इधर मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट है 200, मोलर मास इसका तो पता ही है 18. 18। बस यही यहाँ पे एम फाइंड आउट करना है, सॉल्व कर लोगे इसको। यहाँ से एम का वैल्यू निकाल लेना है, तो जो एम आया वही मोलर मास आ जाएगा, 53.75 आएगा। ठीक है, हो जाएगा ना? यस सर। हम्म, चलो तो ये पहला कॉलिगेटिव प्रूफ, इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है? या तो तुमको लॉस इन मास दिया रहेगा, टोटल लॉस इन मास, तो इसी तरह स्टेटमेंट में लिखा हुआ रहेगा, तो तुमको वो आइडेंटिफाई करना है कि किसका कौन सा वैल्यू है, ठीक है ना? तो फॉर्मूला बस एक ही फॉर्म में है, वो उसी फॉर्म में पूछा जाएगा।
तो अलग अलग तरीका स्टेटमेंट अलग अलग फॉर्म में लिखा हुआ रह सकता है, उसको आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग देखे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। नेक्स्ट जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ना है हम लोगों को, सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, जिसको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसको विलियोस्कोपी भी बोला जाता है, विलियोस्कोपी, ठीक है। तो एक्चुअली बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन तुम लोग पढ़े होगे। बॉइलिंग पॉइंट हम लोग किसको बोलते हैं, किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, वैसा टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे उस लिक्विड का वेपर प्रेशर और बाहर से लगने वाला एक्सटर्नल प्रेशर अगर इक्वल हो गया, तो उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर डिफाइन करना है बॉइलिंग पॉइंट को, तो हम लोग बोल सकते हैं द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड becomes इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर। तो जिस भी टेम्परेचर पे ये दोनों इक्वल होगा, एक्सटर्नल प्रेशर और अंदर का वेपर प्रेशर, इसको हम लोग बोल देंगे इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, ठीक है। अब ये बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि जब लिक्विड का वेपर प्रेशर और बाहर सॉल्यूशन का एक्सटर्नल प्रेशर इक्वल होगा तभी बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिपेंड कर रहा है एक्सटर्नल प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर का वैल्यू अगर चेंज होगा तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। या फिर अंदर का वेपर प्रेशर चेंज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज करेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल प्रेशर एंड वेपर प्रेशर, दोनों पे ये डिपेंड कर रहा है। और एक्सटर्नल प्रेशर पे भी डिपेंड करता है, जैसा तुम लोग पढ़े भी होगे कि जैसे माउंटेन्स पे जाते हैं, हायर ऑल्टीट्यूड पे जैसे ही जाते जाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट घटता है या बढ़ता है, वाटर के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग बात करें तो बोलो क्या होता है, घटता है। बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। जैसे अगर हाई ऑल्टीट्यूड पे जाओगे तो वाटर जैसे जमीन पे नॉर्मली अभी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करता है, तो ऊपर डिग्री जाओगे तो ज्यादा क्या, मुश्किल हो। हाँ वो ज्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि बॉइलिंग कम हो जाता है ना, बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री सेल्सियस वो हो जाता है, 80 के अराउंड हो जाएगा या फिर और भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि वहां पे ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जैसे ही ऊपर जाओगे तो एक्सटर्नल प्रेशर क्या होते जाता है, जैसे ही हाइट पे जाओगे ऑल्टीट्यूड पे जाओगे तो एक्सटर्नल प्रेशर का वैल्यू कम होते जाता है। तो एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा तो मतलब अब कम ही वेपर प्रेशर पे वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाता है। तो जिस भी टेम्परेचर पे अंदर का वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर बराबर हो गया उसी पे बॉईल करने लगेगा। तो वहां पे ऊपर का एक्सटर्नल प्रेशर ही कम हो गया, इसीलिए नीचे का वेपर प्रेशर भी कम टेम्परेचर पे ही वो उतने वेपर प्रेशर पे पहुंच जाता है जिसपे कि वो दोनों बराबर हो जाए, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। तो यहाँ पे हम लोग इस टर्म में बात कर रहे हैं जैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर हम लोग डाल दिए किसी प्योर सॉल्वेंट में, जैसे ये तो किसी प्योर लिक्विड है यहाँ पे। अब प्योर लिक्विड में अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिए तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पे हम लोग क्या देख रहे थे, उसका वेपर प्रेशर कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, वेपर प्रेशर क्या हो रहा था, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर घट रहा था या बढ़ रहा था प्योर सॉल्वेंट से, बोलो। से घट रहा था। हाँ तो सॉल्यूशन का अगर वेपर प्रेशर घट रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, घटेगा। बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। एक्सटर्नल प्रेशर कम नहीं हो रहा है, क्या बोल रहे हैं, समझे तुम, नो अंदर का सर। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर तो जितना मेंटेन्ड है वो उतना ही है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा,
बताओ। तो फिर से बोलिए ना। हम क्या पूछ रहे हैं, अगर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालोगे, ठीक है, किसी भी लिक्विड में, प्योर लिक्विड में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पे सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर था वो प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम हो गया, कम हुआ ना। यस सर। तो सॉल्यूशन का अगर वेपर प्रेशर घट गया तो उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, जब उसको हम लोग कंपेयर करेंगे प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से। प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा और जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होगा, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? सॉल्यूशन का। हाँ, तो इंक्रीज हो जा रहा है ना बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का, क्योंकि देखो यस सर। पहले क्या था कि वो, मान लो जैसे वाटर के केस में हम लोग बात कर रहे हैं कि जो भी वेपर प्रेशर होगा उस वेपर प्रेशर पे वो 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जा रहा था और उसी पे एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो गया। अब उसमें हम लोग कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर उसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, सॉल्यूशन बन गया वो, तो वेपर प्रेशर कम हो गया। तो वेपर प्रेशर अगर कम हो गया तो अभी एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर तो नहीं है ना, पहले से डिक्रीज हो गया वेपर प्रेशर, तो जब तक वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर नहीं होगा तब तक तो वो बॉइल करेगा नहीं। तो एक्सटर्नल प्रेशर तो इस केस में चेंज नहीं हो रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर तो कांस्टेंट है, लेकिन जैसे ही नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाले हम लोग तो उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर थोड़ा सा घटा, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर घटा तो अब उसको थोड़ा सा और हीट करना पड़ेगा ना, ताकि और वेपर बने, तब जाके वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होगा। समझ रहे हो बात? यस सर। तो अगर और ज्यादा हीट करना पड़ेगा, टेम्परेचर और ज्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ इंक्रीज जाएगा। हो जाएगा। तो इसलिए बोलते हैं यहाँ पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जैसे ही ऐड करोगे प्योर सॉल्वेंट में तो उसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा देखा गया है कि वो इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे ये भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि व्हेन ए नॉन वॉलेटाइल solute is added to a solvent, its boiling point will increase। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट उसका बढ़ जाता है, डेट इज, लोग बोल सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन will always be greater than the boiling point of pure solvent। तो सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से हमेशा ज्यादा होने वाला है, ठीक है। तो जैसे हम लोग टी बी लिख देते हैं, ये बॉइलिंग पॉइंट है हमारा सॉल्यूशन का, दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन टी बी नॉट। ये टी बी नॉट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है। ये टी बी नॉट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और यहाँ पे जब हम लोग डेल्टा टी बी निकाल, डेल्टा टी क्या हो जाएगा, टी बी माइनस टी बी नॉट। तो इसी को बोला जाता है, ये डेल्टा टी बी का जो वैल्यू है यही डेल्टा टी बी कहलाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कि कितना एलिवेट हुआ, कितना चेंज हुआ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और यही एलिवेशन डेल्टा टीबी जो है एक हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, उसको बताएंगे वो कैसे होता है, ठीक है। तो दूसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, लिख लिए। यस।
ठीक है, अब देखो इसको कैसे हम लोग वो प्रूव करते हैं कि वो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे एक ग्राफ हम लोग प्लॉट करते हैं, ग्राफ बिटवीन, इधर हम लोग एक्सटर्नल प्रेशर लिए हैं, ठीक है, पी एक्सटर्नल वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे हम लोग बॉइलिंग पॉइंट लेते हैं, टेम्परेचर लेते हैं। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट मतलब टेम्परेचर है, टेम्परेचर वर्सेस एक्सटर्नल प्रेशर का ये प्लॉट है। तो प्योर सॉल्वेंट का प्लॉट देखोगे, ये ग्राफ कुछ इस टाइप का जाता है। प्योर सॉल्वेंट का जैसे हम लोग प्लॉट किए तो ये कुछ इस टाइप का नेचर होता है ग्राफ का। तो ये हो गया प्योर सॉल्वेंट का। ठीक है, इसी तरह जब हम लोग, ये प्योर सॉल्वेंट का है गया, ठीक है, इसको ए से डिनोट कर देते हैं, या फिर इसको लिखो ऐसे, ये सॉल्वेंट का ग्राफ है। इसके बाद जब हम लोग कोई सॉल्यूशन का ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो सॉल्यूशन का ग्राफ क्या होगा, हम लोग देख चुके हैं कि सॉल्यूशन का जो ग्राफ होगा ये क्या हो जाएगा उस केस में, ये इसके ऐसे नीचे रहेगा, होगा, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इंक्रीज करता है ना। तो ये हमारा सॉल्यूशन 1 है। ठीक है, सॉल्यूशन 1 एज्यूम कर लो, और इसके बाद एक और हम लोग ले लेते हैं दूसरा सॉल्यूशन। ठीक है, ताकि ये एक्चुअली हम लोग एक डेरिवेशन कर सकें इसका आसानी से। ये दूसरा होता है सॉल्यूशन 2। ठीक है, सेकंड सॉल्यूशन हम लोग ले लिए। अब यहाँ पे हम लोग ये करते हैं, ये पहले वाले केस का है जब एक्सटर्नल प्रेशर जो है, फर्स्ट वाले केस में, ये प्योर सॉल्वेंट में एक्सटर्नल प्रेशर अगर प्रेशर के इक्वल हो गया, तो यहाँ पे देखोगे इसका ये बॉइलिंग पॉइंट हो गया, टीबी नॉट लिख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद इसी को एक्सटेंड करेंगे यहाँ पे, इसके कॉर्डिंग जो वैल्यू मिलेगा हमको, ये TB1 हो गया, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन 1। ठीक है, इसके बाद इसको यहाँ पे फर्दर एक्सटेंड कर दिए, तो ये जो आया गया इसके कोरस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर मिलेगा वो TB2 हो गया, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये जो बॉइलिंग पॉइंट है लिक्विड का, ये इसका जो बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे कट कर रहा है, ये प्योर सॉल्वेंट का है। तो प्योर सॉल्वेंट के कोरस्पॉन्डिंग जो मिलेगा इसको हम लोग P0 एज्यूम कर लेते हैं, ये वेपर प्रेशर है। ठीक है, ये P0 अगर हम लोग एज्यूम किए, तो जहाँ पे ये फर्स्ट वाले सॉल्यूशन को कट कर रहा होगा, इस समय यहाँ पे इसको हम लोग P1 एज्यूम कर रहे हैं, और जहाँ पे ये सेकंड सॉल्यूशन को कट कर रहा है, ये इसको हम लोग P2 एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये P2 है। और ये जो है ना, डाइल्यूट सॉल्यूशन को एज्यूम करके ये किया गया है। ठीक है, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए निकाला गया है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एक्चुअली किया गया।
तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए तुम लोग को बताए भी थे कि वहां पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो होता है वो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में बहुत कम होता है, जिसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली नीचे वाला वैल्यू जो है मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के सॉरी हाँ सॉल्वेंट के ही इक्वल ले लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे हैं, ये पॉइंट कुछ कुछ मार्क कर रहे हैं। ये पॉइंट है हमारा ए, ट्रायंगल बनाएंगे यहाँ पे, ये है बी, ठीक है, और ये इस पॉइंट को हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, ये पॉइंट सी ले लेते हैं इस जगह पे जहाँ पे ये मीट कर रहा है। ये पॉइंट डी ले लेते हैं इसको, और एक और पॉइंट छूट गया, ये पॉइंट ई एज्यूम कर लेते हैं इसको। तो ये फुल्ली तो ट्रायंगल नहीं आ रहा है, बहुत क्लोज अगर वैल्यू होगा तब फिर इसको ट्रायंगल की तरह हम लोग ले सकते हैं। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल एज्यूम करो, ठीक है, ये कुछ इस टाइप का, ये एक ट्रायंगल हो गया ए बी ई, और दूसरा ट्रायंगल ए डी सी, ये ए डी और सी, ठीक है, ये ट्रायंगल, ये पूरा पूरा तो ट्रायंगल नहीं बन रहा है, ठीक है, ये इस टाइप का, एक ये ट्रायंगल ए डी सी और दूसरा ए बी ई, ठीक है, ये वाला। तो इन दोनों में देखोगे ट्रायंगल ए बी ई और ट्रायंगल ए सिमिलर डी हो। सी, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, होंगे। तो ए बाई ई सी इक्वल्स टू ए बी बाई बी डी होगा। तो सिमिलैरिटी का रिलेशन यूज कर लोगे, ए बी ई और ए डी सी अगर सिमिलर ट्रायंगल है तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए बी बाय ए डी इज इक्वल टू ए ई बाई ए सी, ए ई बाई ए सी, बी ई बाई डी सी। ठीक है। हमको इसी से मतलब है, ये दोनों हम लोग लिख सकते हैं ए बी बाई ए डी इज इक्वल टू, सर लेकिन वो कर्व्ड है। हाँ कर्व्ड है, वो बहुत अगर क्लोज वैल्यू है वो मैग्नीफाइड फॉर्म में दिखाए हैं, वो उस फॉर्म में रहता है तो वो ट्रायंगल की तरह रहता है, मतलब बहुत क्लोज वैल्यूज हैं वो, ठीक है। तो उस फॉर्म में दिखाएं कि आसानी से वहां पे समझ सको। तो ये एक्चुअली उसको ट्रायंगल मान के ही, स्ट्रेट लाइन मान के ही ये डेरिवेशन किया गया है, ठीक है, बहुत क्लोज वैल्यूज होते हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है बॉइलिंग पॉइंट में, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट का जब देखोगे बहुत छोटे से वैल्यू से डिफर करता है, 0.1 0.2 इस टाइप के वैल्यू से डिफरेंस होता है, समझ रहे हो ना। तो इसलिए वो उतना क्लोज रहेगा वैल्यू तो वो ऑलमोस्ट एक ट्रायंगल की तरह ही दिखेगा। बहुत ही अगर कम डिफरेंस रहेगा, स्मॉल डिफरेंस रहेगा बॉइलिंग पॉइंट में, तो वैल्यू क्या होता है, वो बिल्कुल एकदम क्लोज दिखेगा और बिल्कुल ट्रायंगल की तरह होगा वो, होगा ना। चलो ये यहाँ तक क्लियर है। ए बी बाई ए डी इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ए ई बाई ए सी, बोलो, हेलो। यस सर। अब ए बी यहाँ पे किसके इक्वल है, देखो ए बी को हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा टी बी वन, ए बी क्या है, टीबी और टीबी नॉट और टीबी वन, पहले वाले सॉल्यूशन का डिफरेंस है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो डेल्टा टीबी वन लिख दिए। और एडी क्या है हमारा, डेल्टा टीबी टू है, और यहाँ पे ए ही किसके इक्वल है, देखो ए ही किसके इक्वल है, ये जो इनका प्रेशर का डिफरेंस आया, वेपर प्रेशर का जो डिफरेंस आया, तो वेपर प्रेशर का डिफरेंस आया मतलब डेल्टा पी वन हम लोग लिख सकते हैं इसको ए, और एसी किसके इक्वल आया, वेपर प्रेशर का डिफरेंस जो आया दूसरे वाले सॉल्यूशन में डेल्टा पी टू, लिख सकते हैं, बताओ। ठीक है, कोई दिक्कत। नो सर। अब यहाँ पे देखना, अब अगर डेल्टा टी बी वन इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी वन आया, डेल्टा टी बी टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी टू आया, इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि डेल्टा टी बी जो है ये चेंज इन जो बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है
या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, चेंज इन वेपर प्रेशर के, है ना। तभी तो 1 और 2 के लिए डायरेक्टली रिलेशन आ रहा है ये। तो एक तो ये आ गया यहाँ से, डायरेक्टली वो चेंज इन प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन प्रेशर। अब RLVP में हम लोग देख चुके हैं डेल्टा P बाय P0 ये किसका इक्वल था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मतलब N1 बाय N1 प्लस N2 इसका इक्वल था। N1 यहाँ पे सॉल्यूट को एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। N1 जो है ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। सेफ कलर मत यूज करिए ना। 1 जो है ये सॉल्यूट को डिनोट कर रहा है और 2 जो है ये सॉल्वेंट को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो डेल्टा P बाय P0 हम लोग क्या लिख सकते हैं, N1 बाय N2 लिख सकते हैं, N1 बाय N1 प्लस N2। ये RLVP से आया था, याद है। ये डेल्टा P क्या है, डेल्टा P क्या होता है, जो लोअरिंग इन, लोअरिंग इन वेपर हाँ, तो प्रेशर। उसको डेल्टा P से डिनोट किया, ठीक है। P0 माइनस PS जो होता था और डिवाइडेड बाय नीचे P0 है, तो डेट इज इक्वल टू N1 बाय N1 प्लस N2। अब अगर बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन है, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए क्या अप्रोक्सीमेशन लेते थे यहाँ पे, याद है कि N1 प्लस N2 ये नियरली किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यस सर। तो अब अगर ये इक्वल हो गया तो यहाँ पे देखना हम लोग कैसे फॉर्म करेंगे, इसको डेल्टा P लिख सकते हैं, डेल्टा P इज इक्वल टू ये P0 को उधर भेज दिए इनटू ये क्या हो जाएगा N1 बाय N2, ये हो गया। अब यहाँ देखना P0 इंटू N1 बाय N2। अब N2 को ये जो है मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है हमारा, तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को हम लोग लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो N2 इज इक्वल टू हम लोग मास ऑफ सॉल्वेंट ये अज्यूम कर लेते हैं M2 है, और इसका मोलर मास कैपिटल M2 होगा तो ये ऊपर गया, कैपिटल M2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये क्या हो गया हमारा, डेल्टा P इज इक्वल टू P0 इंटू N1 इंटू M2 ये ऊपर है, सोल्यूशन है तो n1 को 0 नहीं मान सकते हैं। जीरो थोड़ी ना होगा, वो बहुत छोटा होगा, जीरो थोड़ी लेते हैं हम, बहुत ही छोटा होगा, उसको अप्रोक्सीमेशन वाला यूज करते हैं ना हम लोग, एग्जैक्टली जीरो नहीं होगा, टेंडिंग टू जीरो लेते हैं ना। यहाँ पे M2 है, तो M2 को हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे 1000 से डिवाइड किया और 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया एट द सेम टाइम, ठीक है। 1000 से डिवाइड, 1000 से मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे ध्यान देना, देखो ये एक इस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, डेल्टा P इज इक्वल टू P0 इंटू, अब इसको क्या ले सकते हो बताओ, ये जो है ये पूरा जो एक्सप्रेशन है N1 बाय M2 बाय 1000, इसको किससे हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं बताओ, मोलैलिटी। मोलैलिटी, क्योंकि N1 हो गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नीचे है M2 हो गया सॉल्वेंट का मास, अगर उसको 1000 में डिवाइड कर दिए तो वो केजी में आ गया, तो मोलैलिटी का ही फॉर्मूला होता है ना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो यहाँ पे ये रिप्लेस हो गया मोलैलिटी से। तो डेल्टा P इज इक्वल टू P0 इंटू मोलैलिटी और इंटू M2 बाय 1000, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे ये M2 भी कांस्टेंट है,
मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट हमारा कांस्टेंट ही रहेगा, ये पी नॉट भी कांस्टेंट है, होगा, पी नॉट भी कांस्टेंट है क्योंकि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट वो भी कांस्टेंट ही रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। तो लेकिन कांस्टेंट टेम्परेचर पे कांस्टेंट रहता है ना क्या पी चीज? नॉट का वैल्यू। हाँ तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही रहेगा ना। तो 3 अलग अलग टेम्परेचर लिए थे हम लोग शुरू में। अरे वो टेम्परेचर वो उनका बॉइलिंग पॉइंट है, वो जो जिस टेम्परेचर पे वो प्रोसेस हो रहा होगा वो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा ना। यस। वो तो बॉइलिंग पॉइंट है उसका, वो तो तीन अलग, वो बॉइलिंग पॉइंट तो डिफरेंट रहेगा ही। तो यहाँ पे आ गया डेल्टा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। तो डेल्टा पी देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टीबी था, तो वहां से हम लोग लिख सकते हैं, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टीबी, तो टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि डेल्टा पी और टीबी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था ना, यहाँ पे देख लो, क्लियर है यहाँ तक? हेलो हेलो। यस सर। अब यहाँ पे देखना डेल्टा टीबी, ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है केबी और इनटू मोलैलिटी। तो यही हो गया हमारा मेन फॉर्मूला, केबी इनटू मोलैलिटी। अब देखो ये केबी जो आ रहा है यहाँ पे, इसको बोला जाता है इवेलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। तो यही चीज हमको डिराइव करना था। तो बस ये ध्यान रखना, डेरिवेशन कहीं पूछा नहीं जाएगा, ये बस कैसे होता है वो बता दिए, डायरेक्टली यही फॉर्मूला याद रखना है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू मोलैलिटी। केबी क्या है? इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, या फिर इसको देखोगे मोलल एलिवेशन कांस्टेंट भी बोला जाता है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। तो वांट ओके, ऑफ होता है। वन टॉप अभी डिस्कस करेंगे, अभी अभी वो नहीं आया, वो करेंगे वो। केबी हो गया मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। तो बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना। और केबी एक्चुअली होता क्या है, केबी को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, व्हेन ए नॉन वोलेटाइल solute is added in a given solvent to make 1 molar solution at a given temperature, ठीक है। अगर मोलालिटी 1 है और उसका 1 मोलर सॉल्यूशन का कितना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग केबी से डिनोट कर सकते हैं, एट ए गिवन टेम्परेचर। और ये केबी जो है ध्यान देना, ये प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट अगर चेंज होगा तो केबी का वैल्यू चेंज हो जाएगा, प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट है। सॉल्यूट से इसको कोई मतलब नहीं है, सॉल्वेंट का प्रॉपर्टी है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये सॉल्वेंट के वैल्यू पर डिपेंड करता है, क्योंकि इसका वैल्यू जब डिटरमाइन करना होता है ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, केबी इज इक्वल टू ये एम, ठीक है, ये कैपिटल एम मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, कैपिटल एम हो गया मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, इनटू आर इनटू टीबी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेल्टा एच वेपोराइजेशन, ठीक है, डेल्टा एच वेपोराइजेशन। तो ये फॉर्मूला होता है। केबी हम लोग फाइंड आउट भी कर सकते हैं, ऐसे केबी क्वेश्चन में दिया रहेगा मोस्टली, लेकिन नहीं दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला यूज कर लोगे, आर टीबी, और ये एम क्या हो गया, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। और डेल्टा एच ऑफ वेपोराइजेशन, वो उस लिक्विड को वेपर में बदलने के लिए वो एंथैल्पी चेंज है वेपोराइजेशन का कितना है। और आर क्या हो गया यहाँ पे, गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है।
तो इसको इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोला जाता है, और ये ध्यान रखना ये प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट है। तो डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी आ गया, सिंपल यही रिलेशन ध्यान रखना है बस, और कुछ नहीं। डेरिवेशन वो बस समझने के लिए बताए थे, वो कैसे आता है उसका कोई कहीं नहीं पड़ेगा, ठीक है, वो कहीं भी पूछा नहीं जाएगा। नेक्स्ट वाला जो करेंगे हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाले में, तो उसमें भी सिमिलरली करते हैं, तो उसमें डायरेक्टली रिलेशन लिख देंगे, उसमें नहीं करेंगे हम लोग डेरिवेशन, ठीक है। सेम ऐसा ही आता है वो भी, ठीक है। लिख लिया ना ये? हेलो, थोड़ा नीचे कर दीजिए। हेलो, हाँ हाँ आइए, ठीक है ठीक है ठीक है, आइए। हो गया? हेलो, यस सर। चलो तो इतना ही रखते हैं आज। नेक्स्ट क्लास में देखो, नेक्स्ट क्लास में फ्रीजिंग पॉइंट वाला भी, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट वाला भी साथ में कर लेंगे। उसके बाद इनके क्वेश्चंस हम लोग एक साथ ही करेंगे, क्योंकि सिमिलर टाइप का रहता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दोनों का एक्सप्रेशन जो आएगा बिल्कुल एक जैसा आएगा। तो उन दोनों को एक साथ कर लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दोनों के। उसमें फिर हम लोग एक और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बच जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर वाला, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर वाला भी देखेंगे, उसके बाद फिर वन टॉप फैक्टर इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो वो अलग से, बस उसमें वन टॉप फैक्टर में क्या है, सिर्फ लास्ट में एक आई वाला टर्म जुड़ेगा, ठीक है, वो बताएंगे वो कैसे होता है। तो सिंपल सा, इसमें कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है ये, बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, ठीक है। इसका क्वेश्चंस हम कराएंगे नेक्स्ट क्लास में, अभी इसको छोड़ देना। इसका और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इन दोनों के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में ही कराएंगे, ठीक है। तब तक तुम लोग पहला वाला वो सब कर सकते हो, RLVP वाला क्वेश्चन सब कहीं पे मिलेगा, बुक में तो दिया ही है, वो अलग अलग ही रहता है, तो देखना RLVP तक तुम लोग कर लेना, ठीक है। यस सर। RLVP और शुरुआत वाला जो पार्ट है, आइडियल नॉन आइडियल वाला, उससे भी पहले जो बताए थे हेनरीज लॉ वाला, वो सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, वहां तक कर लेना, इसके बाद ये तो कराएंगे ही, ठीक है। नोट कर लिया उतना? यस सर। यस सर। चलो फिर, तो आज इतना ही रखते हैं, आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। थैंक यू सर। चलो, थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू।